नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को कंप्लीट करेगी। और आज की इस मैराथन क्लास में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भारतीय संविधान से परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बस आपको सकारात्मक रहकर क्लास में अंत तक बने रहना है। अगर आप गंभीर रहकर क्लास को कंप्लीट करेंगे, यकीन मानिए यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका आने वाली परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पेट 2026, आरओ, पीसीएस या अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जहां पर भारतीय संविधान पूछा जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। पीईटी के लिए स्पेशल बैच चालू है जहां पर आपको वन लाइनर्स मिलेंगे, थ्योरी नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। लोअर पीसीएस पर ऑफर चल रहा है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एक बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यह संपूर्ण गाइड बुक आपको मिलने वाली है जिसमें आपके सभी विषय होंगे, 2200 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न होंगे और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर पूरी विषय सूची दी गई है जिसमें आपके सबसे पहले करंट अफेयर्स और फिर आपके 4 सॉल्व पेपर, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट। भारतीय इतिहास का आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित कंटेंट दिया गया है। भौगोलिक विस्तार के बारे में यहाँ पर माइंड मैप बनाकर बताया गया है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान। प्रैक्टिस करने के लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिन्हें लेकर अपनी तैयारी आप मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप एक सुव्यवस्थित किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी ले सकते हैं। तो अभी हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को कंप्लीट करेंगे और शुरुआत करते हैं संविधान की अनुसूचियों से, जहां से अक्सर एक प्रश्न बन जाता है। तो प्रथम अनुसूची है जो हमारी, यहां पर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की चर्चा है। तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा है। पांचवी अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। इसे हम कहते हैं एटीएम स्क्वायर। ट्रिक याद कर लीजिएगा, एटीएम स्क्वायर, ए टी और एम 2 बार है तो इसको एटीएम स्क्वायर से आप याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित है। तो यहां पर 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है जो 52nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और ये 73वें अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के विकास एवं विशेषताओं से। तो संविधान की विशेषताएं क्या हैं भारत के संविधान की? भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। संसदीय प्रणाली है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका है और त्रिस्तरीय सरकार की यहां पर बात कही गई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संवैधानिक जो यात्रा है वो एक प्रकार से शुरू होती है, संविधान के विकास की यात्रा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर द्वैध शासन लागू किया गया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गया।
भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी को सौंप दिया गया। 1858 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय लॉर्ड कैनिंग प्रथम कर दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। भारतीय संविधान का लगभग 70% से अधिक ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनकर आता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो दो प्रकार से अध्यक्ष का प्रश्न आता है, एक तो स्थायी अध्यक्ष और दूसरा अस्थायी अध्यक्ष, और कभी कभी प्रथम अध्यक्ष पूछ लेता है। जब प्रथम अध्यक्ष पूछे, ना स्थायी लिखा हो ना अस्थायी लिखा हो, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही सही उत्तर होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया और बाद में यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तित हुआ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। इन्होंने तकरीबन 250 अनुच्छेद तैयार किए थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। एक दो परीक्षाओं में यह तारीख भी पूछी गई है, इसलिए इस समिति का विशेष रूप से तारीख आपको पढ़ने को मिल जाती है। संविधान सभा की संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। जे.बी. कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी उप समितियों के अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका यूएसए से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति आयरलैंड से ली गई है। संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंधों के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी बीमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोवियत संघ से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। संविधान का भाग 9 पंचायतों और भाग 9A नगर पालिकाओं और भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान का भाग 15 निर्वाचनों और भाग 18 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संविधान का भाग 15 निर्वाचनों और भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंधों से और भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भाग 15 है वो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित है, भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है और भाग 18 जो है वो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है
और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है अनुच्छेद 326 के तहत। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत राज्यों का एक संघ है, यह अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं का या नामों में परिवर्तन का एकाधिकार केवल संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अन्य 2 सदस्यों के नामों की बात करें तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था, तेलुगु भाषियों को अलग करके। सिक्किम को 35वें संशोधन द्वारा सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का पूर्ण 22वां राज्य बनाया गया था। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सह राज्य को परिभाषित करने के लिए। 36वें संशोधन में जब भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम, तो वो 10वीं अनुसूची हटा दी गई। सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, जिसे बाद 1975 में भारत में मिलाया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां क्षेत्र समाविष्टि से। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। नवीनतम संशोधन 2019 में लागू हुआ। भारतीय संविधान एक कठोर और लचीले संविधान का अद्भुत मिश्रण है। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। यहां संसद सर्वोच्च नहीं बल्कि संविधान है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो भाग 3 में ये वर्णित है। समानता का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, जिसे राइट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 में वर्णित है, जिसे राइट ऑफ फ्रीडम कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में वर्णित है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में वर्णित है। शिक्षा और संस्कृति, कल्चर और एजुकेशन का राइट जो है ये 29 से 30 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके खिलाफ नागरिक मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। तो राज्य शब्द की जो परिभाषा एक तो अनुच्छेद 12 में आपको मिलती है, दूसरा अनुच्छेद 36 में मिलती है। किसकी? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि ला शून्य होगी। यह न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य आधार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार में बना दिया गया है, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। लेकिन इन दोनों अनुच्छेद में 15 और 16 में समय समय पर संशोधन करके आरक्षण की सीमाओं को, नए नए प्रकार के आरक्षण को लाया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, सैन्य और विद्या संबंधी सम्मान, पद्म पुरस्कारों के अलावा। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है।
प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार इसी में निहित है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करना। इसलिए नार्को टेस्ट होता है उसके लिए क्या होता है, जो आरोपित है उसकी स्वयं की मंजूरी आवश्यक होती है। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, निजता का अधिकार की बात है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है। पुट्टास्वामी बात 2017 में ये आया था। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, इसे 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है 2002 में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस अमेंडमेंट के बारे में, इस संविधान संशोधन के बारे में, तो याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। लेकिन जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जब मजिस्ट्रेट के पास ले गए, अगर इसमें कहीं के बीच में यात्रा का समय है तो वो काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे किसी को झारखंड में गिरफ्तार किया गया है और उसको यूपी के किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो झारखंड से लेकर यूपी तक में जो यात्रा में समय लगा है वो इन 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है, यानी कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, मुफ्त में काम नहीं करवाया जा सकता है, बेगार नहीं करवाई जा सकती है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक कामों में नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं, इनके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ये अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तब कोर्ट उसे कार्य करने का आदेश देता है। क्या करता है कोर्ट? कहता है ये काम करो। प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, तो इसका अर्थ है रोकना। यह ऊपरी न्यायालय SC या HC द्वारा निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है कार्यवाही के दौरान। उत्प्रेषण, सर्टियोरी, इसका अर्थ है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली अदालतों से किसी लंबित मामले को अपने पास मंगाने या उनके गलत आदेश को रद्द करने के लिए जारी होती है। अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, इसका अर्थ है किस अधिकार से या तुम्हें क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है तो कोर्ट उसकी वैधता की जांच के लिए इसे जारी करता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 359 में यह वर्णित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 जो है ये सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं, यानी इनके हनन पर नागरिक सीधे न्यायालय, SC या HC जा सकते हैं। अब बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, DPSP की।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 37 में वर्णित है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है। अगर बात करें डीपीएसपी के फुल फॉर्म की, तो इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यहां पर लिखना मैं भूल गया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बात करें अनुच्छेद 38 की, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, ऐसा अनुच्छेद 38 में लिखा है। अनुच्छेद 39A की बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39B और 39C धन का समान वितरण को मौलिक अधिकारों 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है, यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। वृद्धावस्था पेंशन इसी के तहत आती है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। अनुच्छेद 43B की बात करें तो सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और संवर्धन 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की बात करता है। गोवा में पूर्ण रूप से लागू है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला यह पहला राज्य है, लेकिन यहां पर कुछ अलग प्रावधान है गोवा से। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी अलग प्रावधान है, संपूर्ण रूप से लागू नहीं है। गोवा में पूर्ण रूप से लागू होने वाला सिर्फ एकमात्र राज्य है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86 संशोधन 2002 द्वारा संशोधित है। अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार, शराब और नशीली दवाओं पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और दुधारू पशुओं विशेषकर गौ हत्या के वध पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा 42वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात है। तो ये जो आपका 48A है, 50 है और 51 है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह रूस से प्रेरित है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86 संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। अब हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली की। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 में यह वर्णित है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाएं 70वें संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में यह वर्णित है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है। केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, जो संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल सहित राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। संसद सत्र में ना होने पर अधिकतम आयु 6 महीने 6 सप्ताह की होती है अध्यादेश की। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64, इसलिए उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत द्वारा होता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, की बात करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 में ऐसा वर्णित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 75(3) में यह वर्णित है। 91वां संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्याओं के 15% से अधिक नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री सहित। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 में वर्णित है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, अनुच्छेद 79 में वर्णित है। राज्यसभा उच्च सदन है, अनुच्छेद 80 में वर्णित है, और लोकसभा निम्न सदन है, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपुल है, और यह आपका अनुच्छेद 81 में वर्णित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, किसी भी जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा होती है यह परमानेंट हाउस होती है, जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि नया परिसीमन आएगा तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों बढ़ेंगे और उसी के अनुपात में विधानसभा सदस्यों की भी बढ़ोतरी हो सकती है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। 104वें संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में यह वर्णित है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 109 में है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वह इसे नहीं लौटाती है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, अगर वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 में वर्णित है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, यानी साल में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं। संसद की कार्यवाही चलने के लिए आवश्यक कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होती है। नई लोकसभा के गठन बाद प्रोटम स्पीकर सामान्यतः सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। शून्यकाल की बात करें तो भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है। 1962 से प्रारंभ है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे आता है। इसमें अति महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भारत की देन है। यह अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए होता है। अनुच्छेद 266 की बात करें तो भारत की संचित निधि संसद की पूर्व स्वीकृति विनियोग विधेयक के बिना इससे धन नहीं निकाला जा सकता है।
अनुच्छेद 267 की बात करें तो भारत की आकस्मिकता निधि यह अप्रत्याशित खर्चों के लिए सीधे राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और 1967 की परंपरा के अनुसार यह सदैव विपक्ष का नेता होता है। अब हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल एवं केंद्र राज्य संबंध की, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंटर स्टेट की। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं और यह भाग 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन द्वारा ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में यह वर्णित है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 में वर्णित है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत लोग याद कर लेते हैं लेकिन राज्यपाल भूल जाते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करता है, परंतु वह मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है और कोर्ट मार्शल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधान परिषद होती है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की बात करता है। यदि राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर परिषद बना या समाप्त कर सकती है, लेकिन ये जो प्रस्ताव है जो राज्य विधानसभा में पारित हुआ है वो बाध्यकारी नहीं होता है केंद्र सरकार के लिए। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद पहले जम्मू कश्मीर था। भारत एक अर्ध संघीय देश है, यह केसी व्हीयर ने कहा था। ग्रानविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां 7वीं अनुसूची में विभाजित हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, डाक, बैंकिंग मूल रूप से 97 थी, वर्तमान में 100 हैं। इन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पुलिस, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य मूल रूप से 66 थी, वर्तमान में 61 है। तो वर्तमान में कितनी सूचियां हैं, कितने विषय हैं? 61 विषय हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची की बात करें तो शिक्षा, वन विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक नियोजन मूल रूप से 47 थे, वर्तमान में 52 है। दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पर, लेकिन अगर कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होगा। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अर्थात वे विषय जो किसी सूची में नहीं है, जैसे साइबर कानून, केंद्र संसद के पास है। अनुच्छेद 248 में यह लिखा है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का न्याय निर्णयन संसद द्वारा विशेष न्यायाधिकरण बनाकर किया जा सकता है। अनुच्छेद 263 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 1990 में यह पहली बार गठित हुई थी। सरकारिया आयोग 1983 में बना था और पुंछी आयोग 2007 में। केंद्र राज्य संबंधों की गहन समीक्षा से संबंधित दोनों आयोग हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की बात करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में होता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जिसका कार्यकाल 2026 से 2031 है। विशेष प्रावधान की बात करें तो यह आपका अनुच्छेद भाग 21 में है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, अनुच्छेद 371 है नागालैंड के लिए,
अनुच्छेद 371 मिजोरम के लिए और अनुच्छेद 371 सिक्किम के लिए है। जम्मू कश्मीर के लिए भी विशेष प्रावधान थे, लेकिन जिसे हटा दिया गया है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 की बात करता है, में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है। भारत में वर्तमान में 8 यूटी और 28 राज्य हैं। दिल्ली को 69वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और वहां 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब तक 3 बार हुआ है। 1962 में चीन युद्ध, 1971 में पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। अगला प्रश्न है आपका कि सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर जोड़ा गया। आपातकाल केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। जब भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो भारत में यह अब तक लागू नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। अनुच्छेद 253 में यह वर्णित है। अब हम बात करेंगे न्यायिक ढांचा की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में है और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अब हम बात करेंगे न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में मिलता है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सहित कुल 38 न्यायाधीश हैं, यानी कि एक सीजेआई और 37 न्यायाधीश हो सकते हैं। पहले यह संख्या 34 हुआ करती थी कुल। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। वर्तमान में 2026 में सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, जो कि 53वें हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, जो 7 वर्ष से अधिक तक रहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद के महाभियोग विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं और यह अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, क्यूरेटिव पिटीशन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 144 की बात करें तो राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। हालांकि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात करें जनहित याचिका की, पीआईएल की, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और बी.आर. कृष्ण अय्यर ने की थी। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 में है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 7वें संशोधन 1956 द्वारा संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, तो क्या है, जैसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एक उदाहरण है कि 2 राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। 15वें संशोधन 1963 द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 से स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। यहां पर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 के आधार पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अंडमान निकोबार इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप का क्षेत्र केरल हाईकोर्ट के अधीन है।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अनुच्छेद 233 में यह प्रक्रिया वर्णित है। जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तो वह जिला न्यायाधीश, और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है, सेशन जज कहलाता है। लोक अदालतों की बात करें तो वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर का रूप है। इन्हें 1987 के नालसा अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इनके फैसले सिविल कोर्ट की डिक्री माने जाते हैं। अब बात करेंगे जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी आता है, जिसके अधीन में कानून व्यवस्था और राजस्व होता है। पुलिस अधीक्षक जो होता है एसपी, वो पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है। उप जिलाधिकारी एसडीएम उपमंडल सब डिवीजन का होता है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ विकास कार्य के लिए होता है। तहसीलदार तहसील स्तर राजस्व के लिए, और वीडीओ ब्लॉक स्तर विकास के लिए, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। जिला प्रशासन का प्रमुख जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है, जो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है जिले में। भारत में कलेक्टर का पद सबसे पहले 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा सृजित किया गया था। जिलाधिकारी डीएम के रूप में वह जिले में कानून व्यवस्था और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग करता है। जिला कलेक्टर के रूप में वह भू राजस्व वसूली, भूमि अधिग्रहण और सरकारी भूमि के प्रबंधन का मुख्य अधिकारी है। जिलाधिकारी जिले का मुख्य आपदा प्रबंधन अधिकारी और जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख पुलिस अधीक्षक होता है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में डीएम की मदद करता है। उप जिलाधिकारी एसडीएम, जिसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, उपमंडल यानी कि सब डिवीजन स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख होता है। तहसीलदार तहसील स्तर पर मुख्य कार्यकारी राजस्व अधिकारी होता है और राजस्व वसूली तथा भूमि रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी या लेखपाल ग्राम स्तर पर भूमि रिकॉर्ड, खसरा खतौनी रखने वाला सबसे निचला राजस्व अधिकारी है। कानून गो राजस्व निरीक्षक पटवारियों लेखपालों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों और पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जिले में विकास और कल्याणकारी योजनाओं मनरेगा आदि के क्रियान्वयन का प्रभारी होता है। राजस्व परिषद राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय और अपीलीय न्यायालय होता है, जैसे यूपी में प्रयागराज। अब हम बात करेंगे स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में लागू है ज्यादातर हिस्सों में, जहां पर जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, और ये पूरी प्रक्रिया बलवंत राय मेहता समिति 1957 की समिति की सिफारिश पर आधारित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ी गई। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और 1882 का मैग्ना कार्टा के आधार पर। पंचायती राज का मुख्य दर्शन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सत्ता में जन भागीदारी, ग्राम स्वराज है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की गई। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंडित नेहरू द्वारा लागू की गई थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुई। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायती राज और चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की थी। जी.वी.के. राव समिति 1985 ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराने और जिला विकास आयुक्त के पद की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मजबूत बगालत की। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के दौरान यह लाया गया था। 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची पंचायतों के 29 विषय जोड़े गए। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक पंचायत का होना अनिवार्य नहीं है, वहां पर द्विस्तरीय पंचायत है। पंचायतों का चुनाव लड़ने सदस्य प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है।
अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में एससी एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 33% आरक्षण अनिवार्य है। बिहार प्रथम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने महिलाओं के लिए पंचायत आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है। पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी और मतदाता सूची तैयार करने का काम राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 के तहत करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 243 आई के तहत होता है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए में परिभाषित है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है। यह पंचायती राज की मूल विधायिका और स्थायी संस्था है। पेशा अधिनियम 1996 भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया ताकि 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए जा सकें। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। 74वां संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के 18 विषय जोड़े गए। शहरी निकाय 3 प्रकार के होते हैं: नगर पंचायत, गांव से शहर बन रहे क्षेत्र; नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र; नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्र जहां पर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है। भारत का पहला नगर निगम 1687-88 में मद्रास, चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता में स्थापित हुए। महानगर योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड ई और जिला योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड डी में है। छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किए जाते हैं और ये सीधे रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे चुनाव एवं महत्वपूर्ण आयोगों की जो आपके संविधान में वर्णित है और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। भाग 15 में वर्णित है अनुच्छेद 324 में। यह एक 3 सदस्यीय स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार आंशिक प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा चुनाव में हुआ था। पूरे राज्य में सर्वप्रथम गोवा में पहली बार 1999 में और लोकसभा चुनाव 2004 में पूर्ण प्रयोग हुआ। वीवीपैट की बात करें तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का पहली बार प्रयोग 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा चुनाव में किया गया था। नोटा नन ऑफ द अबव विकल्प सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्देश के बाद ईवीएम में लागू किया गया, जो मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का अधिकार देता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। राज्य पीएससी और एसपीएससी के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये अनुच्छेद 148 में वर्णित है और एक ऐसा अनुच्छेद है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे सार्वजनिक धन का रक्षक या प्रहरी कहते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद में रख पाता है और लोक लेखा समिति पीएससी इसकी विस्तृत जांच करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का गठन अनुच्छेद 338 के तहत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का गठन अनुच्छेद 338 ए 89 संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को 102 में संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का एकाधिकार केवल राज्यसभा को है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक के रूप में की गई। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कार्यकारी प्रस्ताव से बना निकाय है। इसके पदेन अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसे पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के कारण सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 1993 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सीजेआई या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत स्थापित है और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी संथानम समिति 1964 की सिफारिश पर 2003 में वैधानिक हुआ। और ये महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक निकाय हैं, यानी कि इनका जिक्र संविधान में नहीं मिलता है, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर इनको स्थापित किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करता है। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन द्वारा सिंधी, 71वें द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसके नीचे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा है। ठीक है, जो सत्यमेव जयते लिखा है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत चैत्र माह से प्रारंभ को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 20 में दी गई है, जो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन ताकि इन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 7वां संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। राज्यों के का, ख, ग, घ वर्गों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। 24वां संशोधन 1971, संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती हैं और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। 42वां संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहा जाता है। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर प्रस्तावना में 3 शब्द 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4A और 14A जोड़े गए। शिक्षा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया। 44वां संशोधन 1978, मोरारजी देसाई की सरकार में आया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए और अनुच्छेद 20-21 का आपातकाल में निलंबन वर्जित किया गया। 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल विरोधी कानून इसके द्वारा जोड़ा गया। 61वां संशोधन 1989, अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 73वां और 74वां संशोधन 1992, क्रमशः पंचायती राज भाग 9 अनुसूची 11 और नगर पालिकाएं भाग 9A अनुसूची 12 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86 संशोधन 2002, शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य 51A से K तक जोड़ा गया। 91वां संशोधन 2003, दल बदल कानून को सख्त किया गया और मंत्रिपरिषद का आकार पीएम सीएम सहित सदन की कुल संख्या के 15%, छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 तक सीमित कर दिया गया। 92 जो संशोधन है 2003 में आया। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कुल 22 भाषाएं हो गई। जब संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे ये बढ़कर 22 हो गई। 97 जो अमेंडमेंट है 2011 में आया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया।
भाग 9 बी जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(1)(c) और 43(b) जोड़े गए। 99वां संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। यह एकमात्र संशोधन है जिसे एससी ने पूरी तरह रद्द किया। 100वां संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते एलबीए को लागू करने के लिए एनक्लेव का आदान प्रदान किया गया। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और अनुच्छेद 246(1), 269(a), 279(a) जीएसटी परिषद की जो प्रावधान करता है जोड़े गए। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 338(b) में यह वर्णित है। 103वां संशोधन 2019 अनारक्षित वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 15 से 6 और 16(6) जोड़े गए। 104वां संशोधन 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 105वां संशोधन 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची स्वयं बनाने के अधिकार को पुनः बहाल किया गया। 106वां संशोधन 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। नया अनुच्छेद 330(a), 332(a) जोड़ा गया जो परिसीमन के बाद लागू हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत 91वां संशोधन 2003 द्वारा यदि किसी पार्टी के 2/3 बहुमत के सदस्य एक साथ किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटना है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, न्यायाधीश, कैग आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 की शपथ शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3री अनुसूची में किसकी किसकी शपथ शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जो कंटेंट आपको दिया गया है उसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है और पूरा प्रयास किया गया कि संविधान में जितना भी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उस सब को आज की इस क्लास में समाहित कर लिया जाए। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। कंटेंट बहुत ही व्यवस्थित है और सब कुछ आपको सुनियोजित ढंग से उपलब्ध करवाया जाता है। पीटी का नया बैच चालू कर दिया गया है जहां पर कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाइनर, थ्योरी नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट भी 10 उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पीटी की फीस मात्र 199 है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको हम उपलब्ध कराएंगे। लोअर पीसीएस बैच पर ऑफर चल रहा है, वहां पर भी आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। कंटेंट इतना सुव्यवस्थित है कि आप अंतिम 10-12 दिनों में 1 से 2 बार इसका रिवीजन बहुत आसानी से कर लेंगे, अगर आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे देने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।